आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो ये भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। इसका काम क्या होता है? ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। क्या करता है ये? अपोज रिलेटिव मोशन अपोज करता है और टेंड टू अपोज। मतलब कोशिश पूरी रहती है, पर इसके औकात से बाहर चला गया तब क्या ही कर सकता है, पर ट्राई जरूर करता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फ्रिक्शन का डेफिनेशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? मेरे ख्याल से मैक्सिमम जनता को पता ही होगा रिलेटिव मोशन क्या होता है, पर नहीं पता है तो चलो एक रिफ्रेशर। रिलेटिव मोशन, अच्छा, ये कोई एक सरफेस है, मतलब ग्राउंड ही है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि राइटवर्ड मूव कर रहा है। कितने से? लेट्स से वी ए से। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, लेट्स से बी। वो क्या देखेगा कि ये ए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितने से मूव कर रहा है? राइटवर्ड मूव कर रहा है और वी ए से मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। अब अपन क्या करेंगे, इस बी को एक कार में बिठा देंगे। ठीक है, चलो ड्राइंग अच्छा नहीं है पर कोई नहीं। कार में बैठ गया ये बी। अब क्या है, इसका कुछ एक वेलोसिटी आ गया, लेट्स से वी बी। और ए तो भैया उसका फिक्स है, वी ए। ठीक है, तो अब बताओ बी क्या देखेगा? ए का वेलोसिटी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना होगा? कुछ नहीं, बी के वेलोसिटी आई मीन रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी होगा वी ए बी, जिसका वैल्यू है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि ये हुआ कैसे? कोई नहीं, बताता हूं। एक चीज आप ध्यान में रखना कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है वो फ्रेम हमेशा रेस्ट पे होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम में बैठा रहता है वो फ्रेम हमेशा रेस्ट पे होता है। कैसे? लेट्स से अगर आप लोग सुबह उठने का शौक रखते हो तो आप देखे होंगे कि सनराइज करता है। ठीक है, सन क्या होता है? धीरे 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 ऊपर आता है। आप ये नोटिस किए होंगे जब सनराइज देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप फिक्स हो और जो सन है वो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं है। अर्थ रोटेट कर रहा है, मतलब आप रोटेट कर रहे हो। सन अपनी जगह जैसा है वैसा ही है, आप रोटेट कर रहे हो, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि सन ऊपर आ रहा है। तो इस केस में मूव रियलिटी में कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, सन नहीं। पर आपको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ये कार, यहाँ पे कार के अंदर आप बैठे हो या फिर कोई एक ऑब्जर्वर बी बैठा है, तो उसको क्या लगेगा? कार रेस्ट पे है। ठीक है, तो अगर अपन कार को रेस्ट पे लाएंगे तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वी भी लगा देंगे, तो यहां पे भी लगेगा एक वी भी। ठीक, तो नेट वेलोसिटी कितना हुआ? यू वी ए माइनस वी बी, वही तो लिखा है। तो हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पे होता है और उसके रेस्पेक्ट में बाकी जो चीजें हैं वो मूव करता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल दिया बस। सो ये होता है रिलेटिव मोशन। तो बैक टू फ्रिक्शन। सो लेट्स से ये कोई एक सरफेस है ए और ये एक दूसरा सरफेस है बी। ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में, मैं बस आपको क्लियरली दिखे इसलिए थोड़ा गैप रखा हूं। ठीक है, सो लेट्स से जो ए है वो मूव कर रहा है राइटवर्ड 3 मीटर पर सेकेंड में, मतलब इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। और बी जो है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेटिव मोशन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है ना रिलेटिव मोशन को। तो अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि एक व्यूअर को इसके ऊपर बिठा देंगे, बी के ऊपर। तो ये क्या देखेगा कि बी जो है वो रेस्ट में और ए मूव कर रहा है। अच्छा, तो ए का वेलोसिटी कितना होगा? कुछ नहीं, वी ए माइनस वी बी। ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। राइटवर्ड -2 हो गया, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी ये 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वैल्यू इंपोर्टेंट नहीं है पर डायरेक्शन तो जानना है ना। तो ये लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन सिटिंग ऑन बी। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर 2 मीटर पर सेकेंड को अपोज करना है तो कुछ नहीं, फ्रिक्शन लगेगा राइटवर्ड, लेट्स से एफ के। ठीक है, तो बी के वजह से ए के ऊपर फ्रिक्शन लग गया राइटवर्ड एफ के। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक रिएक्शन फोर्स भी लगना चाहिए। किसके ऊपर? बी के ऊपर। कितना लगेगा? इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है ना रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया एफ के। ठीक है, तो बी के वजह से हाँ, बी के वजह से ए के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा एफ के राइटवर्ड,
और ए की वजह से बी के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्टवर्ड। पर अभी आप लोग पूछोगे कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि अपन ऑब्जर्वर को बी के ऊपर ही बिठाए, ए के ऊपर भी तो बिठा सकते थे। हाँ सर, बिल्कुल बिठा सकते हैं। तो लेट्स से ये ऑब्जर्वर को अपन उठा के ए के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये जब नीचे देखेगा इसको क्या लगेगा कि ए रेस्ट पे है और बी मूव कर रहा है। तो कितना वेलोसिटी होगा बी का विद रेस्पेक्ट टू ए, वो होगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, कितना 3, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड। सो विथ रेस्पेक्ट टू ए बी मूव कर रहा है राइटवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसको अगर अपोज करना है 2 मीटर पर सेकेंड को, तो बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ए के वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू मोशन, मतलब ऑपोजिट मोशन ना, तो लेफ्टवर्ड, लेट्स से एफ के। तो अगर बी के ऊपर ए के वजह से एफ के लग रहा है, तो ए के ऊपर बी के वजह से कितना लगेगा, वही एफ के, पर ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पे है। तो दोनों बराबर है कि नहीं। आप कहीं पे भी ऑब्जर्वर रख के ट्राई करो, बी के ऊपर हो या ए के ऊपर, आपका रिजल्ट एक ही आने वाला है। तो फ्रिक्शन को डील करने में आप लोग को मतलब कुछ नया चीज सीखने का जरूरत नहीं है, आपको खाली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है फ्रिक्शन का। बाकी आप एनएलएम में जैसे डील करते हो वैसे ही डील करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन कोई अलग तरीके का फोर्स है तो उसको अलग तरीके से डील करना है, नहीं। जैसे आप टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन जैसे डील करते थे वैसे ही फ्रिक्शन को एक फोर्स की तरह लेना है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैं इस चैप्टर में बता दूंगा, बाकी जो है वो आप एनएलएम के ही कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो चलो देखते हैं कैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था फ्रिक्शन। ठीक है, इसके 2 वंशक थे। ठीक है, ये बड़ा बेटा इसका नाम था स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये छोटा बेटा इसका नाम था काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दिक्कत यह है कि ये जो राजा है वो बूढ़ा गया है। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि जो राज्य का काम है वो दोनों में अपन डिवाइड कर लेते हैं। पर एक चीज है कि ये दोनों जो बेटे हैं ना, दोनों नालायक हैं, एक साथ कभी भी कोई चीज कर ही नहीं सकते। आइदर ये काम करेगा नहीं तो ये काम करेगा। ठीक है, तो राजा ने क्या सोचा कि दोनों को अलग अलग काम सौंप लेते हैं, जिसके वजह से ये दोनों में लड़ाई भी नहीं होगा और राज्य का काम स्मूथली निकल भी जाएगा। तो पहले तो ये दोनों का निकनेम आप जान लो। बड़े बेटे का निकनेम था एफ एस, छोटे बेटे का निकनेम एफ के। ठीक है, अब जो काम जो दोनों को सौंपा गया था वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, उसको डिटेल में अपन देखेंगे। पर ब्रीफली जो आइडिया है वो ये है कि जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक, रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तब तक बड़े बेटे का ड्यूटी है, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब छोटे बेटे का काम है। ठीक है, उसको अपोज करना। तो कुछ आप ये खानदान का नेचर के बारे में आप जान लो कि ये लोग काफी हार्ड वर्किंग है। दूसरा चीज, अकल से पैदल है। ठीक है, फूल्स। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, जिसके चलते इनको रिलेटिव मोशन का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। ठीक है, तो बाप भेजता है काम करने की, चलो जाओ उसको अपोज करके आओ। ऐसा कभी कभार होता है कि वो उसको सपोर्ट करके आ जाते हैं, कैसे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल लेके, पर ये भी होता है। ठीक है, तो दूसरा नेचर हुआ कि ये दोनों गधे थे। तीसरा नेचर, ये लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाप ने इनको मना किया था, बोला था कि कोई एक काम में ध्यान दो, तो ये लोग मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं। पहले अपन छोटे बेटे का काम देखेंगे। ठीक है, एफ के का, क्योंकि छोटा है, नादान है, इसलिए इसको सिंपल वाला काम सौंप दिया है, और जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर जिसमें सोचने की जरूरत है वो बड़े बेटे को दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं छोटा बेटा कैसे काम करता है। लेट्स से ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है कुछ यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसका ड्यूटी है ये, छोटे बेटे का। तो आ गया छोटा बेटा। ठीक है, वो क्या देख रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो अभी छोटे बेटे को इसको अपोज करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? कुछ नहीं, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। लेट्स से एफ के, मैग्नीट्यूड कितना है मैं बताऊंगा बाद में, पर
जान लो कि कोई एक फोर्स लगा दिया एफ के पीछे के डायरेक्शन में, सो दैट ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पीछे के डायरेक्शन में एफ के लगा तो ग्राउंड के ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो भी एफ के। जब तक ये सिंपल केसेस है तब तक छोटा बेटा आराम से काम कर रहा है। ठीक है, बेवकूफ़ी अभी करेगा वो, कैसे देखते हैं। सो ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है। ये लेट्स से ब्लॉक ए है, ये बी है। ठीक है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब ए मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर पर सेकेंड, बी मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो अभी आ गया छोटा बेटा एफ के। तो वो क्या देख रहा है, मल्टीटास्क नहीं कर सकता ना, तो एक एक करके स्टडी करेगा। तो वो पहले क्या देखेगा, ए जो है वो मूव कर रहा है राइटवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके ऊपर वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, अपोज करना है ना, तो लेट्स से एफ के। ठीक है, तो ए के ऊपर अगर एफ के लग गया तो ग्राउंड के ऊपर लगेगा ना एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स, सेम एफ के। तो अभी तो ये ए को अपोज कर दिया, अब क्या करेगा, वो कूद के ए के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का व्यू ए के ऊपर से अच्छे से मिलेगा ना उसको, तो वो ए के ऊपर चढ़ गया। तो अब क्या देखा वो कि ए जो है वो रेस्ट पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट पे, मतलब ऑब्जर्वर जिसके ऊपर जिस फ्रेम में हो वो फ्रेम रेस्ट में होता है। तो वो क्या देखे, सोचेगा कि ए जो है वो रेस्ट पे और बी मूव कर रहा है। ठीक है, तो बी का वेलोसिटी कितना होगा, सिंपल 3 माइनस 5 माइनस 2, मतलब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में बी, और अलग कलर से कर लेते हैं। हाँ, बी मूव करेगा लेफ्ट वर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। वैल्यू इंपोर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्शन इंपोर्टेंट है। तो बी का मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ये छोटा बेटा पीछे की तरफ है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स लगा देगा किस डायरेक्शन में, राइट वर्ड, ऑपोजिंग फोर्स, लेट्स से एफ डैश के। ठीक है, तो बी के ऊपर एफ डैश के लग गया, तो ए के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा कितना, वही एफ डैश के। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि उसके बाप ने तो बोला था कि भाई जाओ और अपोज करके आओ, पर इस केस में क्या कर रहा है, वो बी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब 3 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है जो एक्चुअल वेलोसिटी है, और ये राइटवर्ड और एक फोर्स लगाते हैं जिसके चलते 3 मीटर पर सेकंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो वही है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग नहीं होता है, वो सपोर्ट भी करता है, पर हाँ रिलेटिव मोशन को वो अपोज करता है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में पूरा डाल लो। ठीक है, अभी तक तो अपन खाली डायरेक्शन देख रहे थे, अभी मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, एफ के का मैग्नीट्यूड कितना है। सो लेट्स से ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस कांटेक्ट में है इसके साथ, और इसका मास m है। ठीक है, चलो मास लिखने का भी तो जरूरत नहीं है। लेट्स से इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, इन दोनों के सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू के। तो म्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो ये चीज आपका सरफेस के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब कौन सा मटेरियल का बना है सरफेस, सरफेस कितना स्मूथ है कितना रफ है, उसके ऊपर म्यू के डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ के, वो होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अलग होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू होता है म्यू के टाइम्स एन। एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, तो देखते हैं कुछ केसेस। पहला सबसे सिंपल केस, वही सरफेस आ गया, ब्लॉक आ गया, इसका मास m है और ये कुछ u वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में, ये सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो लेट्स से म्यू के है। अब बताओ कि एफ के का वैल्यू कितना होगा, पॉज करो और सोचो। सिंपल है, एफ के इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स एन। अब देखो, अगर m को अपन आइसोलेट कर लेंगे तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, mg, और ग्राउंड के वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। ठीक है, और ये चीज वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में, सो n इक्वल्स टू mg। तो एफ के का वैल्यू कितना हुआ, mg टाइम्स म्यू के। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज देखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं, सिंपल है, पर चलो एक और देख लेते हैं अपन। लेट्स से ये है सरफेस और इसके ऊपर एक
इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स्ड है इसके साथ, ठीक है। और ये ब्लॉक है, ये ऐसा नीचे मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन यू वेलोसिटी से। वैल्यू वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मूव कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वही म्यू के ले लो। अब बताओ कि एफ के का वैल्यू कितना होगा, बताओ। एफ के जो है वो होता है आपका म्यू के टाइम्स एन। अब मैंने एनएलएम जब पढ़ाया था तब बताया था कि इसके अलोंग मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो वेट आता है, वेट का कंपोनेंट आता है वो आता है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू के टाइम्स एन, तो म्यू के टाइम्स एम जी कॉस थीटा, ये लग गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ऐसा कोई भी आप सिनेरियो आपको अगर दिया जाए तो आप खाली एन निकालो, उसके बाद उसको म्यू के से मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम हो गया। म्यू के आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो आपका मटेरियल मतलब जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल नेचर के ऊपर, वो कितना मतलब किस मटेरियल का बना है, ठीक है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये था फ्रिक्शन के छोटे बेटे की कहानी, काइनेटिक फ्रिक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो बड़ा बेटा है एज इन स्टैटिक फ्रिक्शन वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो।